हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम सभी बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से। लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा उदाइन के बारे में। जो हर्यक वंश के एक दो शासक रह गए थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अजातशत्रु के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। आज अभी मैं शुरू करूंगा उदाइन के बारे में, फिर इसके बाद आपको शिशुनाग वंश भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूं। आज हमारा प्राचीन इतिहास के आदित्य बैच का क्लास नंबर 21 है। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी शानदार सी वीडियो की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें बात करना है, पिछली वाली वीडियो में हमने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा था, उसके पहले हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था। ये सभी हर्यक वंशीय एक महत्वपूर्ण शासक हैं और एक महान शासक हैं। हमारा क्या चल रहा था, तो पहले हम हर्यक वंश में जो एक दो टॉपिक रह गए हैं उसे कवर अप करेंगे, फिर शिशुनाग वंश की बात करेंगे। हमारा चल रहा था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया था बेहतर तरीके से, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। मैंने यह भी बताया था ये वंश कब से कब तक चला, तो आप कहेंगे यह 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था। आपसे कोई भी पूछे कि यह वंश कब तक मगध साम्राज्य पर शासन करता है, तो आप कहेंगे हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन करता है। मैंने आपको दो शासकों के बारे में पढ़ा दिया था। एक तो आपका बिंबिसार था, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में बता दिया था। ये कब से कब तक शासन करता है, तो आप कहेंगे कि यह 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा जो शासन होता है वो अजातशत्रु का होता है। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था, मैंने आपको बताया था। और यह 492 में मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठता है, 492 ईसा पूर्व में। और कब तक शासन करता है, तो 460 ईसा पूर्व तक यह मगध साम्राज्य पर शासन करता है। अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या कर यह शासक बना था। इसके बाद अगर हम बात करें, अजातशत्रु के बाद आएगा उदाइन। उदाइन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उदाइन की मैं बात करूं तो यह कब से कब तक शासन करेगा, तो यह 460 बीसी में मगध साम्राज्य का शासक बनता है और 444 बीसी तक यह मगध साम्राज्य पर शासन करता है। बेहतर तरीके से शासन करता है। ये भी एक अच्छा शासक था और इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं जिनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो हमने इन दोनों शासकों के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, तो हमें इसे नहीं पढ़ना है। हमें बात करनी है उदाइन की। उदाइन की मैं बात करूं तो इसने 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी और उसके बाद यह मगध साम्राज्य का शासक बना था। अगर आपसे पूछा जाए तो चलिए अब लिखना शुरू करिए। उदाइन के बारे में मैं आपको लिखाना शुरू करता हूँ यहाँ से, ऐसे पॉइंट के हिसाब से। ओके, तो बेहतर तरीके से समझिएगा कि देखिए 460 बीसी तक अजातशत्रु शासन करता है, लेकिन तब भी इसकी मृत्यु नहीं होती है। यानी कि जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, ऐसी मृत्यु नहीं होती है। अजातशत्रु और भी शासन करता जा रहा था। जैसे इसके पिता बहुत लंबे समय तक शासन किए थे, वैसे ये भी शासन कर रहा था। लेकिन क्या होता है कि उदाइन ने कहा, पापा आप बहुत दिन शासन कर रहे हैं, मुझे कब देंगे शासन करने को? क्योंकि इसने देखा था कि पिताजी ने किस तरह मेरे बाबा को मारा था और राजगद्दी पर बैठ गए थे। इसी तरह उदाइन ने क्या किया, अपने पिता को मार दिया और राजगद्दी पर बैठ गया। ऐसा कहा नहीं जाता कि छोटे बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो वही वाली थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होती है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा और खुद राजगद्दी पर बैठा। उसी प्रकार जो उसका पुत्र था उसने कहा, जैसे आपने बाबा को मारा था, मैं अपने पापा को मार देता हूँ, आपको मार देता हूँ और गद्दी पर बैठ जाता हूँ। कहा नहीं जाता है कि जो पुण्य होते हैं, जो पाप होते हैं, वो सारी चीज़ें इसी पृथ्वी पर हमें भोगनी पड़ती है। आप गलत कर्म करेंगे तो आपका परिणाम भी अंत में गलत ही होगा। आपको उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो वही वाली थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगी। जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी हासिल की थी, उसी प्रकार उसका पुत्र जो उदाइन था उसने भी उसकी हत्या कर दी और खुद मगध साम्राज्य का शासक बन गया। कब बना, तो आप लिख लेंगे कि 460 बीसी में, यानी कि 460 ईसा पूर्व में, 460 ईसा पूर्व में उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर
की हत्या कर खुद शासक बन गया, खुद शासक बन गया। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी, जिस तरह अजातशत्रु ने बिंबिसार की थी। अगर मैं बात करूं तो अजातशत्रु को कहा जाता है प्रथम पितृहंता। मैंने जब आपको इसे पढ़ाया था तो बताया था कि अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है और इसे प्रथम पितृहंता कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए द्वितीय पितृहंता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि उदयन को द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। उदयन को द्वितीय, या हम कह सकते हैं सेकंड पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। अच्छा, क्योंकि इसके अधिकतर शासक जो थे उन्होंने अपने पिता की ही हत्या की और खुद शासक बने, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, नोट कर लीजिएगा कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। जो आपका हर्यक वंश है इसे हम क्या कहते हैं? तो हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, पितृहंता वंश। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं बात करूं तो उदयन से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण इसका कार्य है कि इसने एक नए नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किस नगर की स्थापना की? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र का उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है कुसुमपुरा। ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाटलिपुत्र है इसका उपनाम क्या है, आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र का उपनाम क्या है, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र का उपनाम है कुसुमपुरा। क्या नाम है? कुसुमपुरा। पाटलिपुत्र का उपनाम है कुसुमपुरा। इसे कुसुमपुरा भी कहा जाता है। अच्छा, आपसे कहा जाए कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, यानी कि इस वाले क्षेत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, आप लिख लीजिएगा कि पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में हम पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना कहते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र बिहार में ही स्थित था। वर्तमान का जो बिहार है उस वहीं पर पाटलिपुत्र स्थित था। तो उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। एक महत्वपूर्ण कार्य था, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, और पाटलिपुत्र का उपनाम कुसुमपुरा था। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र किन नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि जो ये पाटलिपुत्र है दोस्त, आप लिख लीजिएगा कि ये पाटलिपुत्र गंगा, गंडक तथा सोन नदियों के मध्य स्थित है। किन नदियों के मध्य? तो आप कहेंगे गंगा, गंडक तथा सोन नदियों के मध्य, या आप कह सकते हैं सोन नदियों के तट पर, सोन नदी के किनारे स्थित है। यह गंगा, गंडक तथा सोन नदी के किनारे स्थित है। कौन स्थित है? तो पाटलिपुत्र स्थित है। अच्छा, इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। ये एक नया नगर था, लेकिन इसने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बना दी। तो आप लिख लीजिएगा कि प्रथम ऐसा शासक था जिसने मगध का प्रथम ऐसा शासक था, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई, मगध की राजधानी बनाई। आप इसे लिख लीजिएगा कि यह मगध साम्राज्य का प्रथम ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। ये वही पाटलिपुत्र है जो आगे चलकर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण नगर होगा मगध साम्राज्य का, और सबसे फेमस राजधानी के रूप में भी बनेगा।
कौन? पाटलिपुत्र। तो इतनी चीज़ें थी उदयन के बारे में। इसके बाद क्या हुआ? उदयन की भी हत्या हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी के पुत्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, या कई लोग कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कब होती है? 444 बीसी में इसकी मृत्यु होती है। लेकिन आप देखेंगे इसकी मृत्यु तो 444 में हो गई, लेकिन जो हर्यक वंश है वो 412 में पूर्ण रूप से खत्म होता है। तो भैया इन इतने वर्षों में कौन शासन करता है? अगर हम बात करें 32 वर्षों में कौन शासन कर रहा होता है? तो उदयन के बाद 3 शासक आते हैं जो इन 32 वर्षों में, यानी कि आप देखेंगे 44 से 12 के बीच में 32 वर्ष का डिफरेंस है, और इन 32 वर्षों में 3 शासक होते हैं। एक होता है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध नाम का शासक होता है। दूसरा शासक होता है मुंडा, और एक और शासक होता है जिसका नाम है नागदशक। क्या नाम है? नागदशक, नागदशक। तो ये 3 शासक होते हैं जो उदयन के बाद शासन करते हैं मगध साम्राज्य पर। उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अयोग्य शासक थे, उतने ज़्यादा योग्य नहीं थे। और इसी जो ये नागदशक है, ये क्या है? ये हर्यक वंश का अंतिम शासक है। लिख लीजिएगा कि इस वंश का अंतिम शासक है, इस वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। और नागदशक की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो इसका एक मंत्री होता है, नागदशक का एक मंत्री होता है जिसका नाम है शिशुनाग। और इस शिशुनाग ने क्या किया? नागदशक की हत्या कर दी। इस शिशुनाग ने क्या किया? नागदशक की हत्या कर दी, और हत्या कर कर मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम शिशुनाग वंश के रूप में जानते हैं, शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्या मैंने बताया कि उदयन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? 444 में उदयन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक 3 ऐसे शासक शासन करते हैं, और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक होता है। इसी नागदशक का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग, और यही शिशुनाग नागदशक की हत्या कर देता है क्योंकि नागदशक एक अयोग्य शासक था। ये एक कुशल मंत्री था। इसने देखा कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और आप जानते हैं जब भी कोई शासक कमज़ोर होगा तभी उस पर कोई ना कोई आक्रमण करेगा और कोई उसकी हत्या कर कर एक नए साम्राज्य की स्थापना करेगा। ये आज नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। अगर आप कमज़ोर होंगे तभी आप पर लोग वार करेंगे। तो वही वाली कंडीशन है कि कमज़ोर पड़े तो इन्हें समाप्त कर दिया गया, एक नया शासक आया, और ये जरूरी भी है। ये अयोग्य शासक थे तो इनको हटना भी जरूरी था, तो समाज का कल्याण होता। शिशुनाग एक अच्छा शासक था, उसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसे इरेज करता हूँ बेहतरीन तरीके से, और फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट इरेज करते हैं। फटाफट मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एकदम बेहतरीन तरीके से, बेहतर तरीके से रिसर्च कर कर मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सोचता हूँ कि आपको सबसे अच्छी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड हो, अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया कीजिए। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। चलिए शुरुआत करते हैं शिशुनाग वंश की। हेडिंग डाल दीजिए, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो 412 बीसी में इस वंश की स्थापना होती है, यानी कि 412 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। और यह वंश कब तक मगध पर शासन करता है अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे यह 344 बीसी तक मगध पर क्या करता है? शासन करता है। शिशुनाग वंश 412 बीसी में बनता है और 344 बीसी तक मगध साम्राज्य पर शासन करता है। बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है। इसमें जो पहला शासक था वो शिशुनाग ही था। तो उसके पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। आपसे परीक्षा में यहाँ पर डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो आप कहेंगे शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम शिशुनाग ही था। इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था शिशुनाग। ये शिशुनाग कौन था? तो आप कहेंगे यह हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश के
शासक नागदशक का मंत्री था। नागदशक जो मैंने अभी आपको बताया था, इसी का क्या था, मंत्री था, नागदशक का मंत्री था। तथा क्या हुआ, आप कहेंगे कि 412 बीसी में यह क्या करता है, 412 बीसी में यह नागदशक की हत्या कर देता है, यह नागदशक की हत्या कर देता है, नागदशक की हत्या कर देता है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस बात को। मैंने अभी भी आपको बताया था नागदशक के बारे में, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। ये जो शिशुनाग वंश था, इसमें क्या था कि इसका संस्थापक शिशुनाग ही था। मैंने अभी बताया था कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था नागदशक, इसकी 412 बीसी में यही शिशुनाग हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैं बात करूं तो शिशुनाग बहुत ही ज़्यादा योग्य तथा कुशल शासक था। इसने क्या किया था, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इसने मगध साम्राज्य में अवंती महाजनपद को शामिल कर लिया था। वही अवंती जो बिंबिसार के समय सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करती थी। मगध का सबसे बड़ा शत्रु जो हुआ करता था, अवंती महाजनपद हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार के समय जो हर्यक वंश का प्रथम शासक था, अवंती उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करता था और वहाँ का जो शासक था उसका नाम था चंड प्रद्योत। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। और चंड प्रद्योत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, उससे बिंबिसार भी डरता था। लेकिन बिंबिसार ने फिर मित्रवत संबंध स्थापित कर अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजकर जब उस चंड प्रद्योत का इलाज करवाया तो उनकी मध्य मित्रता हो गई। लेकिन मगध साम्राज्य अभी तक अवंती को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया था। यानी कि ये साम्राज्य में मिलाने का मतलब क्या होता है कि किसी राज्य को जीत लेना, वो पूर्णतया तुम्हारा हो जाए। तो अवंती अभी भी स्वतंत्र था, लेकिन जब मगध पर शिशुनाग का शासन आता है तो यह अवंती पर आक्रमण करता है और अवंती साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है और कहेंगे कि अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो एक महत्वपूर्ण कार्य है, आपसे पूछा जा सकता है कि मगध साम्राज्य में अवंती को शामिल करने वाला शासक कौन था, तो वो शिशुनाग था। शिशुनाग आप लिख लीजिएगा। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती महाजनपद को शामिल कर लिया। अवंती महाजनपद को शामिल कर लिया या जीत लिया, को शामिल कर लिया, यानी कि इसने अवंती को जीत लिया था। ये सबसे बड़ा शत्रु हुआ करता था मगध साम्राज्य का। ओके, इसके बाद मैं बात करूं तो शिशुनाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि इसने राजधानी परिवर्तन किया था। इसने पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तित कर फिर से क्या किया था कि इसने एक नई राजधानी बनाई थी जिसका नाम था वैशाली, जो कि वज्जी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो आप लिख लेंगे कि शिशुनाग ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तित कर वैशाली को बना दी। वैशाली को बना दी, यानी इसने क्या किया था कि राजधानी का परिवर्तन कर दिया था। उदयन ने क्या किया था कि राजधानी किससे बनाई थी, तो राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। उसके पहले राजधानी क्या हुआ करती थी मगध साम्राज्य की, तो राजगृह हुआ करती थी। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में राजधानी क्या हुआ करती थी, मैं एक बार आपको ये बात बता देता हूँ कि जो राजधानी थी मगध की, अगर मैं बात करूँ बिंबिसार की और मैं बात करूँ अजातशत्रु, इन दोनों के शासनकाल में मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे राजगृह हुआ करती थी। इसके बाद आप देखेंगे जब मगध पर शासन आएगा उदयन का, तो यह क्या करेगा, यह राजधानी पाटलिपुत्र को बना देगा एक नए नगर की स्थापना कर। लेकिन फिर आप देखेंगे जब शिशुनाग शासक बनता है तो शिशुनाग के शासनकाल में क्या होगा, शिशुनाग के शासनकाल में राजधानी वैशाली बन जाएगी मगध की। मगध की राजधानी क्या बन जाएगी, वैशाली बन जाएगी। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद शिशुनाग वंश का एक नया शासक आएगा कालाशोक, वह पुनः क्या करेगा, राजधानी
पाटलिपुत्र को बना देगा और यह अंतिम रूप से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। इसके बाद जो भी शासक आएगा मगध में, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र ही रहेगी। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इसके पहले क्या राजधानी हुआ करती थी, प्राचीन राजधानी, तो वो गिरिब्रज थी। ओके, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी है, तो वो गिरिब्रज थी। अगर आपसे पूछा जाए बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में मगध की राजधानी क्या थी, तो आप कहेंगे राजगृह थी। उदयन के समय मगध की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। इसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने, तो उदयन ने। अगर आपसे पूछा जाए सुनार के शासनकाल में मगध की राजधानी क्या थी, तो वो थी वैशाली। और कालाशोक के शासनकाल में मगध की राजधानी क्या हो गई, तो पाटलिपुत्र हो गई। पुनः इसने बदल दिया था उसे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी कि पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तित कर वैशाली इसने बना दी थी। और इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का खूब ज़्यादा विस्तार हुआ और बेहतरीन तरीके से मगध साम्राज्य चल रहा था। इसके बाद आप देखेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाती है 394 BC में। आप लिख लीजिएगा कि शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है कब, 394 BC में मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी 394 BC में मृत्यु हो जाती है तो इसी का पुत्र आता है कालाशोक। कालाशोक शासक बनता है और यह 394 BC से 366 BC तक शासन करता है। कालाशोक जो था ये 394 BC से 367 BC तक मगध साम्राज्य पर शासन करता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। काले रंग का ये था, इसलिए इसे काकवर्ण कहा गया। आप लिख लीजिएगा कि काले रंग का होने के कारण, काले रंग का होने के कारण, काले रंग का होने के कारण, यह बहुत ही ज़्यादा काले रंग का था। और काले रंग का ही होने के कारण इसे क्या कहा गया, तो आप कहेंगे इसे काकवर्ण कहा गया, काकवर्ण कहा गया। इसीलिए इसे काला शोक भी कहा गया, क्योंकि इसमें आप देखेंगे काला है और फिर अशोक है। यानी कि माना जाता है कि अशोक कितना प्रतिभावान था और खूब अच्छा शासक था, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा कुशल शासक था। इसलिए इसे काला शोक भी कहा जाता है। रंग काला था इसलिए इसे काला शोक कहा जाता है। काले रंग का होने के कारण इसे काकवर्ण भी कहा गया। इसके बाद मैं बात करूं तो एक योग्य शासक था, कुशल शासक था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस शासक था, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा जब लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले हैं तो उतना हमें पढ़ना नहीं है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है। इसने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था, अगर मैं बात करूं तो इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बना दी थी। वैशाली से राजधानी पुनः परिवर्तित करके, वैशाली से राजधानी को क्या किया, इसने परिवर्तित किया। और परिवर्तित कर क्या किया कि राजधानी बना दी पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को आपसे कभी भी पूछा जाए कि पाटलिपुत्र को अंतिम रूप से मगध की राजधानी बनाने वाला शासक, यानी कि इसके बाद कोई भी शासक आएगा तो वो राजधानी परिवर्तन नहीं करेगा, वो कौन था, तो वो काकवर्ण था, या हम जिसे हम काला शोक भी कहते हैं। तो इसने पुनः क्या किया था, वैशाली से राजधानी परिवर्तित कर क्या बना दी थी, पाटलिपुत्र बना दी थी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होता है, एक कहानी आप सुन लीजिए, बस इतनी चीज़ें हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके 344 BC में 366 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है। 366 BC में हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक ही चीज़ें नहीं है, लेकिन क्या है, मृत्यु ही तो होती है, हत्या में भी आदमी मरता ही है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। तो 366 BC में इसकी हत्या हो जाती है। कैसे होती है तो मैं लिखाऊंगा नहीं, आप कहानी सुन लीजिए, 2 मिनट की कहानी है, मज़ा आएगा और बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो कालाशोक के दरबार में एक नाऊ रहता था, जिसे हम नाई कहते हैं। नाई कहते हैं जो दाढ़ी बाल बनाते हैं, सेविंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो राज नाई रहता था, यानी इसके दरबार में क्या था, एक राज नाई था। आपको अच्छे से समझा देता हूँ। और इस राज नाई की क्या हुई, अचानक मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो इसका एक पुत्र था, और पुत्र था जिसका नाम था अग्रसेन। तो वह क्या बन गया, राजनाई बन गया। यानी कि जब इसके पिता की, अग्रसेन के पिता की मृत्यु हो गई, तो जो ये राजनाई रोज जाया करता था कालाशोक के दरबार में और सेविंग वेविंग किया करता था, तो इस राजनाई की एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो इसका पुत्र जिसका नाम है अग्रसेन, वो बन जाता है क्या, नाई, क्योंकि वंशानुगत पद था तो ये बन गया नाई। अब ये जाने लगा तो राज्य की चकाचौंध को देखकर इसके मन में बहुत सारी इच्छाएं प्रबल हुई। बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, कुशल था। फिर इसने क्या किया कि कालाशोक जो थे, इसकी एक पत्नी थी,
इसने क्या किया कि कालाशोक की पत्नी से, इससे कालाशोक की पत्नी जो शासक थे उनकी पत्नी प्रेम करने लगी भैया। अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया कि नाई के बेटे से रानी प्रेम करने लगी जो कि कालाशोक की पत्नी थी। और इसके बाद क्या हुआ कि अग्रसेन ने कालाशोक की ही पत्नी, यानी कि जिसे हम रानी कहते हैं, ये रानी थी, जो पत्नी थी ये रानी थी और महारानी थी आप कह सकते हैं, इनके द्वारा क्या करता है, इनकी सहायता से कालाशोक की हत्या करा देता है। जो शासक हैं उनकी ही हत्या करा देता है, इसलिए कहते हैं लड़कियों से बचकर रहना चाहिए। कालाशोक की हत्या करा देता है। अब देखिए क्या हुआ कि नाई था वो भैया सेविंग करने आया था, फिर क्या हुआ कि कालाशोक की पत्नी से ही प्रेम करने लगा। और एक दिन वो ऐसे ही बना रहा था, सेविंग कर रहा था, वो ब्लेड होती है धारदार, बस उसी से कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अग्रसेन ने कालाशोक का गला काट दिया और कालाशोक वहीं पर मर गया तुरंत। और मर गया तो फिर क्या हुआ कि मर गया, अब कौन शासन करेगा? तो इस कालाशोक के 10 पुत्र थे। इस कालाशोक के क्या थे? 10 पुत्र थे, एक नहीं भैया 10 पुत्र थे। अब जब 10 पुत्र थे तो इसके बाद ये तो पक्का है कि इसके पुत्र ही शासक बनेंगे। तो आप देखेंगे जो ये शशांक वंश है 344 बीसी में समाप्त होता है, लेकिन कालाशोक की मृत्यु 366 में हो जाती है। यानी बीच में आप देखेंगे 22 वर्ष का गैप आएगा। 344 से 360 के 66 के मध्य 22 वर्ष का गैप आएगा। यानी कि इन 22 वर्षों में कोई अन्य शासन कर रहा होगा। तो इन 22 वर्षों में कालाशोक के पुत्र ही मगध पर शासन करते हैं। इसके 10 पुत्र होते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो अग्रसेन नाई है ये क्या करता है, अपनी चाल के द्वारा धीरे धीरे कर कर कालाशोक के 10 पुत्रों की हत्या कर देता है। 10 पुत्रों की हत्या कर देता है। इनका जो अंतिम पुत्र था 10वां पुत्र, उसका नाम था नंदीवर्धन। 10वां पुत्र जो था उसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे उसका नाम था नंदीवर्धन। और इसकी भी हत्या अग्रसेन ने कर दी। किसने की? तो इसकी हत्या किसने की भैया? तो अग्रसेन ने कर दी। और भैया अब पूरा राजा ही मर गए, तो अब ये शासन करेगा। और इसने मगध साम्राज्य पर, इस नाई के बेटे ने मगध साम्राज्य पर एक नए वंश की स्थापना की। और महान इतिहासकार कार्टियस के अनुसार ये अग्रसेन और कोई नहीं महापद्म नंद था। और इसी अग्रसेन के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई। ये अग्रसेन कौन था? तो आप लिख लीजिएगा, यह अग्रसेन और कोई नहीं, कार्टियस के अनुसार, इतिहासकार कार्टियस के अनुसार यह अग्रसेन, लिखिएगा नहीं बस आप समझ लीजिए, ये अग्रसेन जो था ये इतिहासकार कार्टियस के अनुसार यह अग्रसेन कोई और नहीं महापद्मनंद था, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। और इसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो बेहतरीन तरीके से आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।